विद्यार्थियों, पिछली जो कक्षा थी उसमें अपने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता, जिसमें उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक दो सभ्यताएं थी, उनका वर्णन पढ़ा हमने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वप्रथम महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में ही भारत है, और इस भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत महाजनपद काल, उनका उदय प्रारंभ हो जाता है। ये इस प्रकार से है कि जैसे कि सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, राजनीतिक इकाई, फिर कई परिवार मिलकर के गांव बनते हैं, और कई गांव मिलकर के विश्व, और कई विश्व मिलकर के जन, कई जन मिलकर के जनपद, और कई जनपद मिलकर के महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भारत में बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे, और उनमें भी 16 महाजनपदों में जो मुख्य जनपद थे, मागध था, काशी था, आंग, वात्स्य, मत्स्य, गांधार, कुरु, पांचाल, अस्मक आदि। इसके अलावा भारत में 10 गणराज्य भी थे, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कौलीय, कुशीनारा के मल, वैशाली के लिस्वी। तो इस प्रकार से भारत है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इनका जो विस्तार था, उत्तरी पश्चिमी भारत, वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर के संपूर्ण उत्तरी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, तथा भारत के जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो भाग है उसमें सबसे दक्षिण में जो जनपद था, महाजनपद था, वो था अस्मक, सबसे दक्षिण में, और पूर्व की तरफ थे बंगाल तक, जिनका विस्तार था। मगध महाजनपद है, ये भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसी जनपद के नेतृत्व में भारत में साम्राज्य का विस्तार होता है। इसके अलावा 16 गणराज्य थे, जहां पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं थी, और वहां के जो संस्था प्रधान होते थे वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भी गणराज्यों से ही थे। इसके बाद में है मगध का उदय। मगध महाजनपद था, मगध साम्राज्य था, किस प्रकार से उसका विस्तार होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मगध महाजनपद है हर्यक वंश, फिर हर्यक वंश के बाद में है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद में है नंद वंश। तीन राजवंश थे जिन्होंने मगध पर शासन किया था, और जैसे सबसे पहला जो महाजनपद है, जो सबसे शक्तिशाली था, मगध महाजनपद, उसमें हर्यक राजवंश, जिसने 545 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन नामक शासकों ने शासन किया। इसके बाद शिशुनाग वंश, उसमें शिशुनाग और कालाशोक, ये दो शासक मुख्य हुए। नंदवंश, इसमें महापदम नंद तथा घनानंद, ये दो मुख्य शासक हुए। इन तीन राजवंशों के नेतृत्व में हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश, इनके नेतृत्व में मगध ने उन्नति की और इसका विस्तार होता चला गया। इसके बाद में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य।
मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे पहला ऐसा साम्राज्य था, चक्रवर्ती साम्राज्य। इसमें जो सर्वप्रथम शासक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जिन्होंने 321 से लेकर के और 298 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। इनके बारे में ये माना जाता है कि कौन से वर्ण से थे या कौन सी जाति से थे, जिसमें बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं। पुराण है, पुराण इसे निम्न कुल का बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो मुद्रा शास्त्र है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित, इसमें उसको वृषल बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग वर्णों से उत्पत्ति, पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार तो वृषल बताया इसको निम्न कुल का, और जैन और बौद्ध ग्रंथ इसको क्षत्रिय, जबकि कौटिल्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बताता है। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य इसने कौटिल्य के नेतृत्व में, कौटिल्य के मार्गदर्शन से अधिकांश भारत पर विजय प्राप्त की। इसने एक मुख्य विजय सेल्यूकस को पराजित किया था 297 ईसा पूर्व में, और उस सेल्यूकस को पराजित करने के उपरांत जो मेगस्थनीज होता है उसका राजदूत, वो इसके दरबार में आकर के उपस्थित होता है, और यहीं पर ही मेगस्थनीज ने रहते हुए इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, और उसी इंडिका से भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत बिंदुसार ने भारत पर शासन किया, और इसका जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसकी मुख्य उपलब्धियां ये कि इसके दरबार में डायमेकस तथा डायोनिसियस नामक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की, और इन्होंने भी अपने ग्रंथ में जो कुछ लिखा उससे बिंदुसार तथा मौर्य साम्राज्य उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है मौर्य वंश का, अशोक, जिसने 273 ईसा पूर्व से लेकर के और 232 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। विश्व के महान सम्राटों में इसका नाम लिया जाता है। और सिंहली जो अनुश्रुतियां हैं, उन सिंहली अनुश्रुतियों में उल्लेख मिलता है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया था, जबकि इसमें वास्तविकता कम ही हमें लगती है, क्योंकि इसके बाद में भी इसके 4 भाई जीवित थे और उससे इसके बिल्कुल सम्मानपूर्ण संबंध थे। अशोक है, इसके जीवन में एक बदलाव आता है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध होता है। उड़ीसा के शासक नंदराज जो कलिंग शासक था उसके, तथा मौर्य सम्राट अशोक, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जिसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है लगभग, और 1.5 लाख लोग हैं वो घायल होते हैं। तो उस युद्ध के दारुण दृश्य को देखकर इसका मन बिल्कुल द्रवित हो गया, पिघल गया। इसके बाद इसने आजीवन युद्ध न करने की शपथ ली, और इसके बाद में सारा जीवन इसका जो नैतिक उत्थान होता है या फिर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार है उसमें लगा दिया इसने। अब हम जानेंगे कि अशोक है
अशोक के बौद्ध धर्म के उत्थान व विकास में योगदान। और इसमें है सबसे पहले कि इसने बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा की। और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल यानी कि इसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया नामक स्थान की यात्रा की। और अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी रुम्बिनदेई वहाँ की यात्रा की, जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और जब लुम्बिनी की यात्रा करता है अशोक, तो वहाँ पर उसने जो कर लागू था वहाँ पे 1/6 भाग लागू होता था, उसको कम करके 1/8 भाग कर दिया। इसके अलावा इसने बौद्ध स्मारकों का निर्माण भी करवाया। अशोक है, इसने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में बताते हैं कि इसने 84,000 स्तूप है उनका निर्माण करवाया। साथ ही बिहार में, उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में, इसके अलावा नागार्जुनी और बराबरी की पहाड़ियों में जो कि बिहार में है, उनमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए विहार और मठों का निर्माण करवाया। साथ ही ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इसने 84,000 अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध स्तूप जो कि उनके आराधना के केंद्र होते थे बौद्ध धर्म के। साथ ही इसने तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र इसके नेतृत्व में ये था उसका अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति का। यहाँ पर पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे बौद्ध विद्वान बौद्ध भिक्षु इस संगीति में भाग लेते हैं और यहाँ पर विचार विमर्श होता है। साथ में जो आखिरी पॉइंट है कि देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही बताते हैं कि इसने तिब्बत में, चीन में, जापान में, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया में, श्रीलंका में, भारत के काफी सारे क्षेत्रों में जो बौद्ध धर्म प्रचारक होते हैं उनको नियुक्त किया। साथ ही उनको विभिन्न देशों में भेजा। एक उदाहरण ये कि इसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने भेजा था। इसके बाद में आगे है कि अशोक का धम्म क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अशोक का धम्म, धम्म से मतलब धर्म कभी नहीं है, धम्म से मतलब उसकी नैतिक संहिता या जिसे हम नैतिक सदाचार पूर्ण आचरण है। ये ही सब अशोक का धम्म है। नैतिक संहिता सदाचार पूर्ण आचरण, जिससे मतलब होता है कि हम बड़ों की सेवा करें, गुरुओं का आदर करें,
अतिथियों की सेवा करे, दया, दान, सत्य, अहिंसा, ये सब इस सिद्धांत अशोक के धम्म के सिद्धांत माने जाते हैं। तो इसमें हम एक एक करते हुए अध्ययन करेंगे इनका कि नैतिक आचरण या नैतिक संहिता। सबसे पहले कि धम्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या था। और व्यवहारिक स्वरूप में मुख्यतः व्यवहार में जो आचरण होता है उसके अनुसार ये है कि दया करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्र जीवन व्यतीत करना, बहु कल्याण, सबका कल्याण सोचना आदि जो परोपकार पूर्ण कार्य होते हैं, सदाचार पूर्ण, सच्चरित्र पूर्ण कार्य होते हैं, वो ही अशोक के धम्म का व्यवहारिक रूप था। अच्छी बातों को ग्रहण करना और बुरी बातों से दूर रहना। तो दूसरा इसी से विपरीत है इसका निषेधात्मक रूप। अशोक के धम्म का निषेधात्मक रूप क्या था, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें यह था कि उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, अहिंसा, हिंसा, ये कभी नहीं होने चाहिए, इनका निषेध करना चाहिए। फिर आगे था कर्म कांडों की निस्सारता। धर्म और धर्म में किसी प्रकार के कर्मकांड नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। सदाचार और सामान्य जीवन या सामान्य धर्म होना चाहिए, बस विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। वो ही एक सत्य और एक सर्वोत्कृष्ट धर्म होता है। फिर इसमें धार्मिक सहिष्णुता है, अगला सिद्धांत है इसका। धार्मिक सहिष्णुता अशोक के धम्म का जो स्वरूप है या फिर जो सिद्धांत है धार्मिक सहिष्णुता। इससे मतलब ये है कि अशोक ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ लोगों को बौद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए और अन्य धर्म उनको छोड़ देना चाहिए। नहीं, सभी धर्मों को इसने समान माना और सभी धर्मों के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए। साथ ही इसने ये भी कहा अशोक ने अपने शिलालेख में कि जो कोई व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है, ऐसा करते हुए वह अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है, अपने ही धर्म को हानि पहुंचा रहा है। नेक्स्ट है इसमें धम्म का स्वरूप। और इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के मानना है कि ब्राह्मण धर्म था, कुछ का मानना है कि अशोक का धर्म था वो बौद्ध धर्म था, कुछ का मानना है कि जैन धर्म था। लेकिन जो जितने प्रमाण प्राप्त हैं उन सब के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि ये है एक सार्वभौमिक धर्म था, यानी कि जिसमें सभी धर्म जो होते हैं उनकी अच्छी बातें उनको ग्रहण किया गया और उन अच्छी बातों को ग्रहण करते हुए अशोक ने अपना अशोक का धम्म के नाम से या फिर धम्म के नाम से इनका प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया। अपने जो स्तंभ होते हैं उन स्तंभों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, संदेश पहुंचाया लोगों तक कि वो इस धम्म के बारे में जाने, इसके सिद्धांत हैं उनको जाने, उनको अपने जीवन में अपनाएं। इस धम्म के स्वरूप है, धम्म है, उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य ये था कि देश में और विदेश में धर्म अशोक का धर्म है उसका प्रचार और प्रसार करना, लोगों से उस धर्म के नियमों का पालन करवाना। साथ ही जो स्तंभ हैं अशोक के स्तंभ जो कि प्रसिद्ध हैं अपनी कला के लिए, साथ ही उनके ऊपर लेख भी उत्कीर्ण है ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरामाइक लिपि में और ग्रीक लिपि में। तो उन लेखों के माध्यम से भी इसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और साथ ही परोपकारिता पूर्ण कार्य भी किए अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, जिसमें फल जो मार्ग होता है, मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, इसके अलावा फल के वृक्ष लगवाना, कुआ छायादार वृक्ष हैं उन सब का निर्माण करवाना। अब इसके आगे है अशोक के धम्म के बाद में मौर्य प्रशासन।
मौर्य प्रशासन, जिसको हम कुछ भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है राजा का। इस समय भी राजा वंशानुगत होता था। साथ ही राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति और सभी प्रकार के निर्णय हैं वो राजा स्वयं ही लेता। उसकी सलाह के लिए पुरोहित, सेनानी, अन्य विभिन्न प्रकार के, या फिर जो मंत्रिण होता है, कैबिनेट जो होता है, वो भी यहाँ पे स्थापित थी। तो उनकी सलाह से ये निर्णय ले सकता था, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनकी सलाह को माने ही ये। अंतिम निर्णय राजा का स्वयं का ही होता था। सारी शक्तियां इसी में ही केंद्रित होती थी। दूसरा जो भाग होता है केंद्रीय शासन का, मंत्री परिषद। और बताते हैं कि इस मंत्री परिषद में 12 से लेकर के 20 तक सदस्य होते थे, और इनका जो वेतन था 12,000 पर्ण वार्षिक होता था। तीसरा प्रकार जो होता है मंत्रिण का, जैसे कैबिनेट हम कह सकते हैं, और इनकी संख्या तो 3 से 5 तक की होती थी, और इनका वेतन भी होता था 48,000 पर्ण प्रति वर्ष। ये उच्च स्तरीय कर्मचारी थे मंत्रिण। जैसे वर्तमान में होता है ना कैबिनेट मंत्री, जो मुख्य सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित या मुख्य विभाग के मंत्री होते हैं, वो राजा अपने जो गुप्त निर्णय था या महत्वपूर्ण निर्णय था वो इन मंत्रिण की सलाह से, कैबिनेट की सलाह से ही लेता था। मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिण का ही जो विस्तारित रूप है वो होती है। उसके बाद में थे उच्च अधिकारी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे 18 तीर्थ थे। 18 जो उच्च अधिकारी है वो हैं, जिसमें से नाम है पुरोहित, युवराज, समाहर्ता आदि। साथ ही इनके अलावा सन्निधाता, सेनापति, ये विभिन्न प्रकार के जो उच्च अधिकारी हैं वो होते हैं जो राजा को विभिन्न प्रांतों में तथा साथ ही अन्य मामलों में राजा को विभिन्न प्रकार से विभिन्न विभागों में मदद करते थे, विभिन्न विभागों का शासन संभालने में। जैसे पुरोहित है, पुरोहित का कार्य प्रधानमंत्री का होता था, साथ ही राजा को विभिन्न विषयों में सलाह देना होता था। समाहर्ता है, ये राजस्व वसूल करने वाला कर्मचारी होता था। सन्निधाता है, ये कोषाध्यक्ष होता था, राजकीय खजाने का संरक्षक या रक्षक। सेनापति है, सेना का नेतृत्व करने वाला होता था। युवराज राजा का पुत्र होता जो विभिन्न प्रांतों में शासन करता था। अब इसके अतिरिक्त 18 तीर्थों के अतिरिक्त कौटिल्य ने 26 से अध्यक्षों का भी उल्लेख किया है, जिसमें आक्राध्यक्ष है, जैसे खानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष है, आक्राध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष। राजकीय, भूमि का अध्यक्ष। खान जैसे खनिज पदार्थ वाली खाने होती है ना, वो होती हैं।
इसी के साथ ही शुल्काध्यक्ष होता था, जो राजकीय जुर्माने का अध्यक्ष होता, राजकीय जुर्माना वसूल करने का सर्वोच्च कर्मचारी होता। पणाध्यक्ष होता है, जो व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। कोतवाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष, जो राज्य में नियंत्रण रखता है कि कोई कम तोलना या मिलावट करना तो नहीं चल रहा है, उन सब की जांच करने वाला। लक्षणाध्यक्ष, जो मुद्रा अथवा टकसाल का अध्यक्ष होता कि सिक्कों में भी किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं हो रही है, उन सब का नियंत्रण रखने वाला। ये थे कुछ 4 भाग, राजा, मंत्रिण, मंत्रिपरिषद और उच्च अधिकारी। ये 4 विभाग मिलकर के जो केंद्रीय शासन है उसको संभालते थे, उस पर नियंत्रण रखते, संपूर्ण साम्राज्य की शासन व्यवस्था ये संभालते लोग। फिर केंद्रीय शासन के बाद में है प्रांतीय शासन। मौर्य साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। और 5 प्रांतों में पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक था दक्षिण में स्वर्णगिरी, पूर्व में था पाटलिपुत्र, मध्य देश भी जिसे कहा जाता था, मगध जिसका राजधानी थी पाटलिपुत्र। एक कलिंग था जिसकी राजधानी तौसली थी। पश्चिमी साम्राज्य या अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इस तरह से फिर इसके बाद में आता है प्रांतीय शासन थे। इनमें जो युवराज होते थे मुख्यतः, वो युवराज ही यहाँ पर शासन चलाते। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन में गांव या ग्राम, इनका शासन चलाने वाला होता था ग्रामिक। ग्रामिक नामक कर्मचारी ही गांवों से कर वसूल करता। ग्रामिक ही अपने गांवों के जो विवाद होते थे उनका निपटारा कर देता। फिर स्थानीय शासन का दूसरा भाग था नगर। और मेगास्थनीज बताता है कि यहाँ पे नगरों के शासन के लिए 30 सदस्य होते, और वो 30 सदस्य होते थे। प्रत्येक 5-5 के ग्रुप बनाते हुए उनमें 6 समितियां होती थी, और वो 6 समितियां ही नगर के विभिन्न जो विभाग थे उन सब का शासन चलाती। व्यापार वाणिज्य अलग होता, उद्योग धंधे अलग होते, जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है वो अलग विभाग करता। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य का बंटवारा था, और वो सब लोग अपने अपने कार्य करते रहते थे। साथ में न्याय प्रशासन, मौर्य जो साम्राज्य था उसमें न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, और न्याय व्यवस्था में भी यहाँ पे 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित थे। एक तो प्रादेष्ठा और एक था व्यवहारिक। 2 प्रकार के न्यायालय यहाँ पे स्थापित थे, और इसमें भी प्रादेष्ठा तो होता था कंटक शोधन। जो न्यायालय होते थे फौजदारी न्यायालय, उन फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश होता। व्यवहारिक होता था ये दीवानी मामलों, दीवानी मामले होते थे उनका न्यायाधीश होता। इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो मामले होते हैं उनमें प्रादेष्ठा और व्यवहारिक दोनों न्यायाधीश हैं, उनका विवाद सुलझाते हैं, उनमें फैसला करते थे। एक होता है गुप्तचर व्यवस्था। साथ ही इसके केंद्रीय शासन का ही भाग मौर्य काल में जो सुशासन के लिए होना चाहिए, शासन में विद्रोह नहीं हो उसके लिए गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य है अपने ग्रंथ में ये उल्लेख करता है कि मौर्य साम्राज्य में एक संस्था और एक संचार, 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। संस्था तो जो एक स्थान पर रहकर के जासूसी करते, और संचार ऐसे होते जो विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए और जासूसी करते, या फिर जो भी सूचनाएं होती थी वो राजा तक तुरंत पहुंचाने का कार्य ये करते थे।
जो स्ट्रेबो है विदेशी यात्री, उसने जो गुप्तचर है उनको इंस्पेक्टर कहा है। नेक्स्ट, सैनिक प्रशासन मौर्य थे। इनका सैनिक शासन किस प्रकार का था? प्लिनी है अपने ग्रंथ में उल्लेख करता है कि यहाँ पे मौर्य थे, उनके पास में 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, साथ ही 30,000 घुड़सवार थे, 6,000 इनके पास में हाथी थे, 1,000 इनके पास में रथ थे। इस प्रकार से इनकी बहुत विशाल सेना हो गई थी, और ये विशाल सेना ही अपने साम्राज्य जो विस्तार था उसके लिए जिम्मेदार थी। साथ ही कि राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन, और इसमें हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो कर व्यवस्था थी वो 1/6 थी अधिकतम, और न्यूनतम 1/8वां भाग थी। और भूमिकर की सबसे मुख्य आय थी राज्य की, और हमेशा होती रही है प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान तक। जो भूमिकर होता है आजादी के पहले तक ये राज्य की सबसे अधिक आय वाला स्रोत होता है, और इसी से ही राज्य है उसका विकास होता है। साथ ही साथ यहाँ पे सिंचाई कर भी लागू था, आयात और निर्यात कर भी लागू था। निर्यात कर कितना था इसका तो उल्लेख नहीं, लेकिन जो आयात कर है उसके बारे में बताते हैं कि 20% वस्तु का जो मूल्य होता है उसका 20% आयात कर यहाँ पे लागू होता था। और लास्ट में है मौर्य शासन। जो मौर्य प्रशासन है मौर्य प्रशासन के पतन के कारण कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य है इसका पतन हो गया? सबसे पहले है निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद जो भी सम्राट हुए, जैसे सुसीम रहे, चाहे वृहद्रथ रहे, चाहे जो कुछ रहे, उनके बारे में माना जाता है कि वो इतने काबिल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। अधिकांशतः अयोग्य और निर्बल साबित हुए, जिसकी वजह से ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार कारण माना जाता है। दूसरा है अत्यधिक केंद्रीयकृत शासन। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, इससे तात्पर्य कि सारी शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी और राजा अकेला इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता है, तो ये भी इसके लिए एक पतन का कारण माना जाता है। दूसरा है कि नौकरशाही जो व्यवस्था थी कि संरचनात्मक कमजोरियां, मौर्यों की जो नौकरशाही थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें धीरे धीरे कमजोरियां आती चलेगी और उन पे नियंत्रण करने वाले कोई काबिल शासक हुए ही नहीं। और जब नियंत्रण नहीं होगा तो व्यवस्था भी नहीं होगी, और उसी प्रकार से या उसी कारण से उसका पतन हो जाता है। और चौथा और जो अंतिम कारण माना जाता है कि अशोक
की शांतिपूर्ण नीतियां या अशोक का उत्तरदायित्व, जिसे हम सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं। अशोक का उत्तरदायित्व, बहुत सारे लेखक ये मानते हैं कि जितने प्रमाण उपलब्ध हैं उनके आधार पर कि अशोक है, अशोक का जो बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था और उस बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव झुकाव के कारण यहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो उसके विरोधी होते चले गए, और ब्राह्मण धर्म का विरोधी होने की वजह से ही मानते हैं कि ये एक पतन का कारण बना, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जनता हिंदू थी। साथ ही सैनिक शिथिलता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है अशोक के धर्म के पतन का। अशोक ने बता दें कि 261 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक अंतिम 30 सालों में एक भी युद्ध नहीं किया। अब सैनिक ना 30 साल तक युद्ध नहीं करेंगे तो उनमें भी जो युद्ध कौशल वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। जैसे कि मशीनों को काम में नहीं लेने पर उन पर जंग लग जाता है तो फिर वो कोई काम की नहीं रहती है। उसी प्रकार से सैनिक शिथिलता, अशोक की शांतिपूर्ण नीति के कारण ये सैनिक हैं बिल्कुल उनमें जो एक अभ्यास की कमी होती है उसकी वजह से ये शिथिल पड़ गया, और जब आवश्यकता पड़ी तब ये किसी काम के नहीं रहे। तो ये था पूर्ण रूप से मौर्य प्रशासन का बारे में हमने जो पढ़ा है, और ये आपके और अगली क्लास है उसमें हम इससे आगे जो गुप्त काल है, शक, हूण, कुषाण जो विदेशी जातियां जिनका भारत में शासन रहा था, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।